यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ और उसी कंटिन्यूटी में हूँ जहाँ से मैंने पिछले क्लासों को छोड़ा था। ये ऑप्टिक्स की पोर्शंस है। हाँ, इस ऑप्टिक्स की पोर्शंस में मेरा इस बार फोकस रहेगा कुछ नए पोर्शंस पर। उस नए पोर्शंस में क्या आ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे ह्यूमन आईज के बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट आर द डिफेक्ट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड हाउ इट कुड बी करेक्टेड, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जो हमने बोर्ड पर भी शो कर रखा, प्रिज्म के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा हमारे पास आ जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एग्जांपल्स है, ऑफ कोर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो है, व्हाई क्लाउड अपीयर्स रेड एंड अदर एग्जांपल्स है, व्हाई रेड डेंजर सिग्नल इज यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूज एंड डेंसर मीडियम। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं और उसको मैं अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझा दूंगा। आप इसकी फेयर नोट से बना लेंगे, पॉज करते जाएंगे हमारे प्रोग्राम्स को, वीडियोस के प्रोग्राम को, और आप अच्छे खासे नोट्स बना लेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आई। नॉर्मली ह्यूमन आई की एक खासियत होती है, जरा इसे हम लोग समझ लेते हैं। ह्यूमन आईज के जो ह्यूमन लेंस होते हैं, आई लेंस होते हैं, दैट इज मेड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। पहला इंपॉर्टेंट आपने समझ लिया। एंड द ह्यूमन आई लेंस हैज नॉट ए फिक्स्ड फोकल लेंथ, इसके फिक्स फोकल लेंथ नहीं होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इसके कर्वेचर को या इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। कौन एडजस्ट करता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, उसे आई के इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग सिलेरी मसल्स के नाम से जानते हैं। मैं आपको डिटेल दिखाते जाऊंगा। वो मसल क्या काम करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। क्यों एडजस्ट करता है, आप जरा ध्यान से देखिए। क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ही जगह से देखते हैं या ऑब्जेक्ट की कई पोजीशन हो सकते हैं? ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, और दूर ले जाइए, या आप और भी आगे की पोर्शंस को ले सकते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूर रहता है और आपका इमेज एक खासी जगह पर बनना है ताकि विजन आपको क्लियर दिखाई देगा, वो कहां पर बनना चाहिए, आई के किस पार्ट पर? तो आई के जो स्क्रीन होते हैं, दैट इज सो कॉल्ड रेटिना, वहां पर अगर आपका इमेज बनता है तभी आपका क्लियर विजन आपको दिखाई पड़ता है। अगर रेटिना के पहले बन जाए इमेज या फिर रेटिना के पीछे बने इमेज, दोनों ही केस में ब्लड विजन कह लीजिए या डिफेक्टेड विजन कह लीजिए या नॉट क्लियर विजन या नॉट शार्प विजन कह लीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक है भी की डिस्टेंस फिक्स हो गई। भी का मतलब यहां पर क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस फिक्स है। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपके आई लेंस से रेटिना तक की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, वो आपको थोड़ी चेंज करना हुआ। दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द योर आई, वो तो नहीं चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा और आपको हमेशा भी वहीं पर लाना है, इसलिए आपको फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। एंड दिस चेंजिंग ऑफ द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द लेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ लेंस। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ओके, आंसर, इसकी क्वेश्चंस हो गए। आप इसके आंसर में क्या दीजिएगा, द पोजीशन, या यूं कह लीजिए द फोकल लेंथ और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस is automatically adjusted by ciliary muscle so that image is formed, rather always, image is always formed at the retina of the eye.
and clear vision is observed. मैं यहां पर आपको एक छोटे से फिगर से समझाता हूं, आप जरा देखिए. दिस इज द आई पोजीशन, हम लोग इसकी बात करते हैं. मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स नहीं बना रहा हूं, इजी वे में बताता हूं. दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेटिना. ये जो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेटिना. रेटिना. This part is called eye lens, and here it is the ciliary muscles. Eye lens हो गए. ये कौन सी लेंस हो गए? कॉन्वेक्स हो गए. कॉन्वेक्स हो गए. और ये जो आपके पास दिख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड ciliary muscle. Ciliary muscle to adjust the focal length of eye lens. अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे एडजस्ट करता है. सपोज कीजिए कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. आप देखिए इसकी फोकस को ऐसे एडजस्ट करेगा कि हियर इज द इमेज फॉर्म. देखिए इसकी फोकस सेल्फ एडजस्ट कर दिया और इमेज को कहां पर फॉर्म कर लिया. अब आप इसकी दूसरी पोजीशन को देखिए, एक और फिगर को देखिए, उसी तरह का आपको लेना है. दिस इज वंस अगेन रेटिना. अब आप देखिए नजदीक की भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से देख लीजिए. अब ये क्या करेगा, फोकस को एडजस्ट कैसे करेगा, आप ध्यान से देखिए. ये देखिए, ये एक बार फिर वहीं पर ला दिया, तो दिस सॉरी यहीं पर आ गया. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड v एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड u. ऑब्जेक्ट है ये, और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड u. क्या आप मानते हैं कि u वेरिएबल है? यहां पर u कितना था? इंफिनिटी था. यहां पर क्या है? u इज फिनाइट. लेकिन व्हाट अबाउट v? v इज ए कांस्टेंट. आप समझिए मेरी बात को. अब आप जरा लेंस की फॉर्मूला को गौर कीजिए. 1/v माइनस 1/u. यहां v कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट. अब ये क्या हो गया? दिस इज ए वेरिएबल. तो अब क्या करना पड़ेगा? f को भी क्या करना पड़ेगा? वेरी करना पड़ेगा. वेरी किसके वेरी करना पड़ेगा? इन अकॉर्डेंस विद द पोजीशन ऑफ यू, सो दैट v इज ऑलवेज सेम. यहां पर आपका रेटिना हो गया, एंड हियर इज द इमेज फॉर्म. तो दिस इज ऑल अबाउट द एकोमोडेशन. एकोमोडेशन आप अच्छी तरह से समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट डिफेक्ट्स? व्हाट आर द डिफरेंट defects in human eyes? हम यहां पर डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिफेक्ट्स. तो ये कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंगली? नंबर 1, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेड. मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसका. दूसरा क्या हो सकते हैं इसके? हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस. दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल इसकी पढ़ना है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है. इसके अतिरिक्त भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखते हैं. वो क्या क्या है आप ये भी देखें. प्रिस्बायोपिया. प्रिस्बायोपिया ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल. इसके अतिरिक्त हम लोग एक और भी पढ़ते हैं, एस्टिग्मेटिज्म. ये भी डिफेक्ट आप देखेंगे क्या होती है. ये 4 डिफेक्ट्स हमारे लिए मेन हो गए. इसके अतिरिक्त हम लोग एक और भी देख सकते हैं जिसे हम लोग कैटेरेक्ट भी कहते हैं. दैट इज नॉट द डिफेक्ट, दैट इज सम टाइप ऑफ ए डिजीज कह सकते हैं. कैटेरैक्ट ये हमारे पास हो गया. मेन हमारा इसके ऊपर फोकस होगा और इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा चर्चा कर लूंगा.
One, first case, myopia. In this defect, of eye, a defected person is not able to see distant object clearly, but can see near object clearly. This is the point. इसमें क्या आता है, व्हाट इज, एक खास बात इसमें आता है फार पॉइंट. हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज फार पॉइंट. व्हाट इज फार पॉइंट इस मायोपिक केस के लिए आंसर आ जाएगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a person, of course defected, can see clearly. और उसके आगे का पार्ट जो होगा उसको क्लियरली नहीं देख पाएगा. तो दैट इज द पॉइंट. रीजन, इसके रीजन क्या होते हैं ऐसे आंखों के? रीजन फॉर मायोपिया, cornea of the eye is too elongated. Second, the eyeball is elongated. यहां पर elongated का मतलब हो गया लार्ज कर्वेचर, और ये elongated तो आप सकते हैं, आई बॉल इज elongated. तो दीज आर टू रीजंस होता है. नाउ व्हाट इज द करेक्टिव मीजर? करेक्टिव मीजर मतलब हम क्या इसके लिए दूर करने के उपाय करते हैं, क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर. Next, in this case, the rays coming from distant place does not form image at a retina, but in front of retina, and image is not clear. Image or vision is not clear. See this case. मैं आपको एक फिगर के द्वारा दिखा देता हूं. दिस इज द रेटिना. अब देखिए दूर से रेज आ रहे हैं. देखिए आप ध्यान से देखिए, रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. अब आपका देखिए यहां पर इमेज कहां पर बन गया? ये यहां कट गया, ये यहां कट गया. So did you find where is the image formed? This is the image point. Image is not formed
image is not formed on the retina but in front of retina. retina के आगे, पीछे नहीं, in front मतलब आगे, यहां पर बन गया. And the vision is not clear, defective eye. This is called defected eye. आप समझ गए. Now नॉर्मल आई का भी पोजीशन आप देख लीजिए. नॉर्मल आई डायग्राम आप देखिए. नॉर्मल आई किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखिए. दिस इज द पार्ट ऑफ ए रेटिना. फिगर को ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से समझ सकते हैं. अब ये देखिएगा कि रोज दूर से आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भी आ रहे हैं. अब अगर ये इमेज को रेटिना पर बनाते हैं, दिस इज द पोजिशंस. इमेज ऑन रेटिना. और अगर नजदीक के भी आप डिस्टेंस को लेते हैं, फॉर एग्जांपल नजदीक का मतलब हम लोग जब भी नजदीक की बात करेंगे तो आप 25 सेंटीमीटर पर हम लोग लेते हैं. यहां पर कि ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखना चाहिए. यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. और आपकी इमेज कहां पर बनते हैं, रेटिना पर. अब आपने इस डिस्टेंस को लिस्ट डिस्टेंस डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट इज ए यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो भी देखिए क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया. अब भी आपका इमेज वहीं पर बन गया. दिस इज द फॉर्मेशन. इस तरह की इमेज, यहां पर भी रेटिना इमेज फॉर्म्ड. ऐसे आंखों को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों ही केस में देख रहे हैं. ये आपका नजदीक की डिस्टेंस है और ये दूर की डिस्टेंस है, लेकिन इमेज वहीं पर फॉर्म हुआ है. ऐसे केस को हम लोग नॉर्मल आई कहते हैं. नॉर्मल आई. अगर आपको एग्जाम में कहता है कि एक्सप्लेन द नॉर्मल आईज, तो आप ये बिल्कुल शो करेंगे. एक बार इंफिनिटी पर, इसको हम लोग कहते हैं क्लियर विजन डिस्टेंस पर. क्लियर विजन डिस्टेंस अपवर्ड्स 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में आपका आता है हाउ इट इज रेक्टिफाइड. आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये मेन चीज होने वाला है. यहां से मेन फिगर पर ही ध्यान देना चाहिए. ये रेटिना है. दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना. ऑफकोर्स इट इज कॉल्ड रेटिना, जहां पर इमेज को फॉर्म करना है. अगर कोई डिस्टेंस से आ रहा है, देखिए प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो गया. देखिए ध्यान से देखिए. पैरेलल विद डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंफिनिटी, दूर से. इंफिनिटी का मतलब u इक्वल टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी. अब देखिए कहां पर बना दिया ये रहा इसकी प्रॉब्लम. हियर इज द इमेज फॉर्म्ड एंड देयर इज अ डिफेक्ट. दिस इज द डिफेक्ट. अब आपको क्या करता है कि इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट को नजदीक में लाता है. तो एक बार फिर से मैं बनाता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा. फिर वैसी पोजीशन पर आई को हम रखते हैं. ये लाइन क्या शो करता है, उसी पोजीशन पर है. अब देखिए इमेज कहां पर, कैसे हमको बनाना है. देखिए बेहतर ढंग से समझिए. मैंने एक चर्चा किया था फार पॉइंट. ये देखिए अब ये फार पॉइंट हो गया. दिस इज कॉल्ड एफ पॉइंट. FAR फार, POINT फार पॉइंट. फार पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को ले आया गया, इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को ले आया गया, तो ये देखिए इमेज कहां पर बना. दिस इज द इमेज. तो ये इस खास पॉइंट पर, ओनली दिस पॉइंट पर आप अगर रखते हैं, यहां तक लाते हैं, तो दिस इज द इमेज. और इस केस में ये भी कौन सा बन गया, इसी पॉइंट के डिस्टेंस को वो फोकस करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इमेज. लेकिन आपको तो यहां पर नहीं रखना है. हमको एक निश्चित दूरी पर ही देखें और बाकी दूर वाले को नहीं देखें, ये कैसे संभव हो सकता है. तो बाकी दूर वाले को क्या देखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड. अब हम क्या रेक्टिफाइड करेंगे, तो आप देखिएगा हम इसमें लेंस की यूज करेंगे. नेक्स्ट इसी के बाद यहीं पर कंटिन्यूटी करना है. इसे भी ध्यान से देखिए. लास्ट लाइन पर आ गए हम लोग. ये लाइन क्या शो करता है कि हमने वहीं पर आपको एक ही जगह से देख रहे हैं हम लोग.
अब आप देखिए क्या होने वाला है। हमने कहा कि दूर से रेज को आने दीजिए, आ रहा है रेज को दूर से, ये देखिए आपने दूर से आ रहा। लेकिन इस दूर से आने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक रेक्टिफिकेशन लेंस की यूज करेंगे। ये देखिए मैंने कॉन्केव लेंस को यूज कर दिया यहां पर। अब क्या होगा ये देखिएगा ध्यान से, ये रेज तो यहां तक आ गया, आने के बाद इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग नेचर है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा पोजिशंस को उठा देता है, ऐसे कर लेता है। और ये भी क्या करता है, थोड़ा सा इस पोर्शन को डाइवर्ट मतलब फैला देता है। अब इसका नतीजा क्या होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो इमेज, अब तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज कर गया। तो डाइवर्ज कर गया तो आगे थोड़ी आगे कटेगा, तो क्या करेगा, इमेज कैसे बनाएगा, ये पीछे की ओर बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, इमेज इज फॉर्म किया, इमेज बना, ब्रोकन लाइन है, पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया है, और यहां पर इमेजिनरी इमेज I1 बन गया। तो दिस इज द फर्स्ट। इस लेंस के प्रयोग जो डाइवर्जिंग लेंस का किए या कॉन्केव लेंस को किए, डाइवर्जिंग लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्केव लेंस। तो इमेज कहां पर बन गया, फार पॉइंट पर। यहां पर देखिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए फार पॉइंट। अब आप जानते हैं कोई भी चीज को फार पॉइंट पर रहेगा तब तो वो रेटिना पर बना ही रहा है। यहां पर फार पॉइंट है तो वो रेटिना पर बना रहा है। तो अब ये कहां पर, अब ये ट्रीट करेगा। देखिए पहले वाला में क्या हुआ था, यहां पर आ जाइए, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए बना दिया, यहां पर उसका इमेज कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस हो गया यहां पर। अब ये जो सॉरी डाइवर्जिंग लेंस हो गया, जो ये इमेज बन गया आई के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका फाइनल इमेज कहां पर बन गया, रेटिना पर बन गया। बेहतर ढंग से समझ लीजिए, हमने क्या किया, जो हमें इमेज को यहां पर बनाना चाहिए था ताकि आंख साफ से देख ले, हम आने देते हैं डिस्टेंट वाले को, लेंस के पास आता है, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, ये उसको वहीं पर इमेज बना देता है जहां पर उसका फार पॉइंट था। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फार पॉइंट का तो बनेगा ही वहां पर उसके नॉर्मल रेटिना पोजीशन पर, एंड दिस इज द क्लियर हो गया। तो इसकी एनालिसिस में हम लोग कैसे करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब हो गया एफ फोकल लेंथ क्या यूज करेंगे या उसकी पावर क्या यूज करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं उसके लिए कैसे यूज करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। फॉर लेंस के लिए आ जाइए, फॉर लेंस के लिए चलिए, आपके पास क्या है, v की पोजीशन तो आप देखिए इसको कहां पर बनना है, उसके फार पॉइंट पर बनना। दिस इज द इमेज डिस्टेंस v, उस लेंस के लिए ये v डिस्टेंस हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंफिनिटी पर हो गया। तो यहां पर हमने मान लिया v के लिए, मान लीजिए इसको फार पॉइंट को x मान लीजिए, तो यहां पर आप -x का पुट कर दीजिए, -u क्या है, -∞, और f आपको निकालना है। इसका मतलब f = 1/f = क्या होता है, पावर भी हो गया, इसलिए पावर = क्या हो जाएगा, -1/x, दैट इज द पावर। फिर से एक बार समझ लीजिए, u को हमने कहां पर पुट किया, किसके लिए, इस लेंस के लिए, आंख के लिए नहीं, डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। v को कहां पर बनाना है, रेटिना पर नहीं देखना, आपको इसको बनाना है ना, तो इसका तो इमेज फार पॉइंट पर बना, तो वो x ले लिए। x नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, और ये पावर हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं इसको समझाता हूं आपको एक न्यूमेरिकल के द्वारा बेहतर ढंग से। नेक्स्ट इस क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ए पर्सन कैन सी, क्वेश्चन देता है, ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट to a maximum distance of 50 centimeter. Recommend the power of lens. Recommend the lens in nature and power. नेचर में भी और पावर में भी आपको बताना है क्या होगा। वेरी फाइन, वेरी इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसका कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, फार पॉइंट दिया हुआ आंसर में, जैसा कि मैंने आपको फिगर बनाया था, आप वहां से आ जाइए। मैक्सिमम कितना दूर तक वो देख सकता है, फार पॉइंट का मतलब उसके लिए v की डिस्टेंस, u की डिस्टेंस हमारा हो गया। फार पॉइंट का मतलब क्या हो गया, u कहां पर इसका रखना है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा पर होगा तो देख ही नहीं सकता है, और इसका हमारा कहां तक देखना है, u = इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, इंफिनिटी, लेकिन उसका इमेज को कहां पर बना देना पड़ेगा, v पर। कितना v दिया हुआ है, 0.5 मीटर, आप मीटर में ले लीजिए। आपको अब निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। v के जगह पर आपको कहां पर इमेज बन रहा है, 0.5, यस बिल्कुल सही है।
साइन क्या होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेंस के इसी साइड बन रहा है ना, तो वो तो निगेटिव होगा ही। और इसके लिए क्या दिया हुआ आपके पास, इन्फिनिटी दिया हुआ है भी के लिए। अब आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो इसका मतलब हो गया यहां पर भी निगेटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर विथ निगेटिव साइन, दैट इज द फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज द पावर, पावर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। मैं कल भी इस बात पर जोर दे रहा था कि मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, माइनस आप एफ के जगह पर इसे पुट कर दीजिए 0.5, निगेटिव साइन तो मैं दे ही चुका हूं यहां पर, ये पावर में नहीं होता, अब इसके लिए हम लोग पुट किए, यहां पर आ जाइए, माइनस इसमें दिया, पावर का तो फॉर्मूला जनरली होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब पावर को किस चीज में लिखते हैं हम लोग, डायोप्टर में लिखते हैं, तो कितने डायोप्टर की हमको लेंस की जरूरत पड़ेगी, -2 डायोप्टर। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, कौन सा नेचर हो गया, माइनस साइन किसके लिए होता है, नेचर माइनस हो गया, निगेटिव मतलब कॉन्केव, तो पावर -2 डायोप्टर हो गया। यहां पर हमको ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, इस केस में एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एज्यूम करते हैं कि हम दूर की चीजों को देख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा क्रिटिकल है यहां पर कि आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर देख के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हम इसे ऑर्डर को बदल देते हैं, ये हॉट हो गया, हाई ऑर्डर थिंकिंग पर चले जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन, ए पर्सन कैन सी टू ए maximum length clearly 1 मीटर, 1 मीटर तक को वो क्लियर देख सकता है, बट इंटरेस्टेड टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली अप टू 2 मीटर ओनली, ब्रैकेट में मैं दे देता हूं नॉट इंफिनिटी। अब उसको इंफिनिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको 2 ही मीटर तक देखना है। ध्यान दीजिएगा कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 2 मीटर पर ही है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। रिकमेंड द लेंस, चूंकि ये बात कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस देखने का, इसका मतलब हो गया ये पर्सन कौन सा हो गया, आंसर में मायोपिक पर्सन हो गया, क्योंकि उसकी दूर की दृष्टि ठीक नहीं है, ये मायोपिक हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सबसे पहले इसमें यू कितना दिया हुआ है, उसको मैक्सिमम कितना दूर तक इंटरेस्ट रखता है देखने के लिए, अप टू 2 मीटर है, उससे ज्यादा इसको इंफिनिटी वाली बात ही नहीं है। और भी कितना देता है इसका, मैक्सिमम डिस्टेंस क्लियरली देख सकता है, जहां पर इमेज को बनना है 1 मीटर, ये भी निगेटिव, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ, यूज द फॉर्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। नाउ v की जगह पर आपको क्या पुट करना, -1/1, दैट इज क्लियर। माइनस और माइनस माइनस एक बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/f। अब इसमें 1 में से हाफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब f का वैल्यू बच्चे लोग क्या हो गया, -2 मीटर। फोकल लेंथ कितना यूज करना है आपको, 2 मीटर। व्हाट इज द पावर, अगर हम लोग पावर की बात करें तो 1/f इन मीटर आ जाइए, 1 f के जगह पर -2 यूज कीजिए, और ये क्या हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर, 0.5। तो ये आंसर आपका हो गया, वेरी सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, u की वैल्यूज को मैंने कितना पुट किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, v की वैल्यूज को 1 मीटर तक ही उसको इमेज को बनाना है, तो v की वैल्यूज हमारे पास आ गया, क्योंकि उसकी इमेज को बनाना है 1 मीटर पर ही बनाना है, यहां पर दिया हुआ होगा क्लियरली सी 1 मीटर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। और फार साइटेड, लॉन्ग और फार साइटेडनेस। आंसर, इन दिस केस person cannot see least distance of clear vision, least distance of clear vision
that is 25 centimeter clearly. However, he can see long distance clearly. ये क्या कहने की बात करता है कि अगर कोई नजदीक में 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं देख सकता। हर अच्छे आंख को, जो कि कोई डिफेक्टिव नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं देख पाता है। तो कब देख पाता है? जैसे आप किसी को देखिएगा कि पेपर 25 सेंटीमीटर पर रख के नहीं पढ़ता, वो हाथ को दूर करके पढ़ता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी हम लोग केस में कहते हैं। तो इस केस में आपके पास आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दूर की चीजों को वो देख सकता है। तो इसके प्रॉब्लम को जरा देखिए क्या होता है। हियर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, पर्दा के पीछे बनता है रेटिना। रेटिना का मतलब क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। दैट इज कॉल्ड स्क्रीन ऑफ आई। अब जरा इसके फिगर पिक्चराइजेशन भी देख लीजिए, बहुत आसानी से हम समझा देंगे। आपके ये रेटिना हो गया। अब आप देखिए, किसी ने 25 सेंटीमीटर पर रखा, इसको देखिए ध्यान से। दिस इज x इक्वल टू कॉल d, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर। यहां पर उसको बनना चाहिए था, लेकिन बना नहीं। कहां पर बनेगा? आप ध्यान से देखिए, ये इमेज आपको पीछे चला गया। Here is the image. तो behind retina, image formed, and this is the case of defected eye. आप समझ गए होंगे, ये डिफेक्टेड आई हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? इमेज हो गया। अब हमें इसे क्या सुधारना है कि अगर हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा पीछे की ओर लाते हैं तब वो क्लियरली देख सकता है। ये भी केस देख लीजिए। अब आप इसका देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम को कैसे दूर कर लेता है ये लोग। ध्यान से देखिए। नाउ इंस्टीड ऑफ दिस पोजीशन, अब उन्होंने थोड़ा सा दूर चला गया। दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज ए x दैट इज इक्वल टू u एंड ग्रेटर देन d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर हो गया। x लेते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। d मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये कहलाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो इसमें क्या बना? ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। ये यहां तक आया, यहां तक आया। क्या करेगा? क्या करेगा? सिंपल, एकदम से सही जगह पर बना दिया। दैट इज कॉल्ड रेटिना, इमेज रेटिना। कब बनाना था इसको? 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन पीछे जाएगा तब बना था, तो दैट इज डिफेक्ट, ये अलाउड नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेगा? सिंपल है, एक लेंस की करेंगे। दैट इज हम लोग अगले बताते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर ये बता दें, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट एन। सॉरी, यहां पर नहीं, इसके लिए दिस पॉइंट एक्स इज कॉल्ड नियर पॉइंट। मतलब अगर यहां पर इमेज बना देगा जो करेक्टिव लेंस रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं फिर बताता हूं इसी को। एक बार फिर उसी फिगर को बना रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा। दिस इज द रेटिना। 1 सेकेंड। अब आपका देखिए हमने कितना दूरी पर रखा? ये 24 से 25 सेंटीमीटर है, हमने उसको वहीं पर रखा। दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड डी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है ये। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। रे क्या कर, सॉरी हमने तो एक लेंस को प्रयोग ही नहीं किया, करेक्टिव लेंस को भी प्रयोग करना है। देयर इज ए करेक्टिव लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया। अब क्या करेगा? ये ध्यान से यहां तक आ गया। ये क्या करेगा? इसकी नेचर क्या है? थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करेगा। इसको हम लोग डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज करते हैं। यहां तक ऐसे ऐसे जाना था इसको दूर, लेकिन ये दूर नहीं जाके थोड़ा सा मुड़ गया, और ये भी थोड़ा सा मुड़ गया, मतलब अंदर की ओर मुड़ा, अंदर की ओर मुड़ा। यहाँ पर ऐसे जाएगा। अब इसकी इमेज कहाँ पर बना लेगा? ये पीछे की ओर जाता है। ये वाला जो पॉइंट आपने नोट किया है, इस पॉइंट पर आ जाइए।
यहां पर इसके कारण जो इमेज बना वो यहां पर बना, वर्चुअल इमेज ये वाला बन गया। तो दिस इज द इमेज फॉर्म। कहां पर बन गया? इसके नियर पॉइंट पर। किसके द्वारा? इस लेंस के द्वारा। इस लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स हो गया, करेक्टिव लेंस हो गया। और फाइनल इमेज तो फिर बनेगा ही उसके बाद। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यहां पर आ गया। बाकी काम तो आई का। इसका काम क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो लेंस हमने करेक्शन के लिए दिया था, या यूं कह लीजिए जो स्पेक्टेकल से जो चश्मा है, पावर वाली चश्मा है, उसका काम क्या है कि जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा हुआ है वह उसके पर्सन्स के नियर पॉइंट पर बना दे, ताकि नियर पॉइंट अब क्या करेगा? दिस एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट रेटिना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसकी एनालिसिस में करना है, कैसे करेंगे हम लोग? एनालिसिस ऑफ पावर। किस चीज के लिए? हाइपरमेट्रोपिया। कौन से हम लोग करेंगे? इसमें आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यस, u इज इक्वल टू फिक्स 25 सेंटीमीटर। हम तो उसको वहीं पर रखेंगे। इमेज कहां पर बना लेना है? दैट इज इमेज मतलब भी कहां पर बना लेना है? दैट इज नियर पॉइंट, नियर पॉइंट डिस्टेंस। और फिर आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे और फिर पावर निकाल लेंगे। तो दैट इज द आवर स्ट्रेटेजी। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा और ये बता देगा कि उस पर्सन का नियर पॉइंट कहां पर है। बाकी आपसे पावर पूछ लेगा एंड दैट यू कैन डू। नेक्स्ट, यस, न्यूमेरिकल। ए पर्सन कैनॉट सी लिस्ट डिस्टेंट object clearly. However, his near point is 1 meter. Find the power of a lens. Find the power and nature of lens. बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, मौका है कुछ सोचने का। तो इसमें आपके पास क्या दे दिया है? सबसे पहले कि इसमें ये बताता है कि नियर पॉइंट उसका 1 मीटर है, मतलब वहीं तक की दूरी को देख सकता, और नजदीक को नहीं देखेगा। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट ऑफ द लेंस है, इसलिए वो -, सेंटीमीटर है। और इसके लिए भी कितना दिया हुआ है बच्चे लोग? कहता है कि उसकी नियर पॉइंट कहां पर इमेज बनाना है, किसको? उस लेंस को जो कि हम प्रयोग कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर में, भी आपको लेफ्ट साइड ही पता है। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ? दैट इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज पावर? दैट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/r। आइए, 1 v के जगह पर आप कितना पुट करेंगे? दैट इज 100 सेंटीमीटर। साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। u का भी साइन नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 25 1/f। टेक द एलसीएम, 100 -1, that is 4 equal to 1/5. Did you got it? Very easy calculation. Now what is the focal length? Focal length is equal to 100 divided by 3 and it is of course positive. क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो that is the focal length in centimeter. Do you have any doubt? I think no doubt. Now what is the power of the lens? Power of lens, simple, is equal to 1 by focal length in meter. Yes. 1 फोकल लेंथ कितना है? 100/3। 100/3 इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप किस चीज से डिवाइड कीजिएगा? 100 से डिवाइड कर दिए, दैट इज कन्वर्टेड। ये मीटर मीटर कट गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो दैट इज 3 डायप्टर इज द पावर। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। 3 डायप्टर हो जाएगा इसका पावर। 100 से क्यों मैंने डिवाइड किया? सेंटीमीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मीटर, और जैसे ही यूज हो गया तो डायप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायप्टर। और 1 डायप्टर इक्वल टू क्या होता है? मैं कल भी नेक्स्ट क्लास में बताया था कि मीटर इनवर्स होता है। 1 डायप्टर मतलब मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है जो हमने चर्चा किया था, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, दिस इज एज्ड प्रॉब्लम। मतलब एज्ड पर्सन्स को ये होते हैं। क्या इसमें दिक्कत होती है? द सिलियरी मसल
ciliary muscle of eye and eyeball flexibility is lost. To adjust the focal length of lens, eye lens, मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन उसका कम हो गया। अब उम्र बढ़ गया तो क्या हो गया, जो पहले फ्लेक्सिबिलिटी था, तेजी से एडजस्ट करता था, वो नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो दिस इज रेदर प्रेसबायोपिया। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो वो तो न्यूमेरिकल्स आपके पहले वाले ही पार्ट में आ जाएंगे। तीसरा, चौथा तो हो गया, चौथा एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होती है, किस तरह की डिफेक्ट होता है? ए पर्सन हैव नॉर्मल विजन, ए पर्सन हैज नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब क्या हो गया, ही कैन सी ऑब्जेक्ट। कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होता है? नॉर्मल विजन का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में देख सकता है? इंफिनिटी से कम और 25 सेंटीमीटर के बीच की चीजों को आप अगर क्लियरली दिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल विजन। तो हो सकता है ऐसे पर्सन का नॉर्मल विजन एकदम सही हो, बट सच डिफेक्टेड पर्सन cannot see, such defected person cannot see with equal focus both horizontal and vertical visions or lines। मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को वो क्लियरली नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह अगर हॉरिजॉन्टल, जैसे ये आप देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका, ये इस फिगर को वो अगर देखेगा तो कभी इसके लाइन को अगर सही देखेगा तो इस वर्टिकल लाइन को गलत देखेगा, सही सही नहीं देख पाएगा, या वर्टिकल लाइन को अगर सही आइडेंटिफाई करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं आइडेंटिफाई करा पाएगा। इस तरह के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। इस तरह के प्रॉब्लम में हमें क्यों यूज करना चाहिए और किसके कारण डिफेक्ट होता है? डिफेक्ट रीजन किसके कारण हो जाता है? आई बॉल इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, आई बॉल इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। अगर आंख का जो लेंस है वो स्फेरिकल ना रह पाएगा तो यू नीड टू रेक्टिफाई सिलिंड्रिकल लेंस, और तब आपको सही सही दिखाई देगा। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट हो गया। नेक्स्ट पार्ट का आ गया कैटेरेक्ट हो गया। उसके लिए मैं आपको सिंपल बता दूं कि कैटेरेक्ट का क्या मतलब होता है, आपको लिख भी देता हूं तो शायद आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा। कैटेरेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास आई लेंस है उसके ऊपर एक लेयर सा आ जाता है। वो कैसा लेता है? व्हाइट एंड ब्राउनिश लेयर, व्हाइट एंड क्लाउडी फॉर्म हो जाता है। मतलब ऑन आई लेंस क्लाउडी एंड व्हाइट लेयर इज फॉर्म्ड। ऐसे पर्सन्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफाई बाय सर्जरी ओनली एंड नो लेंस इज यूज्ड। कोई लेंस से नहीं आप दिक्कत कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम। ये फिजिक्स की पार्ट भी नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां तो आपको मेडिकल साइंस इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास एक नया चीज आता है, व्हाट इज प्रिज्म। Prism is a triangular piece
देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है, प्रिज्म की शेप देखिए, दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म। 3 फेसेस हो गए और ऊपर और नीचे 2 फेसेस हो गए, हैविंग 5 फेसेस। जब इससे लाइट अलाउ किया जाता है, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहां पर आप इसके पास एक ड्रॉप कर दीजिए, ये वाला हो गया, नॉर्मल हो गया, तो रेज क्या करेगा, सीधा ना जाके टुवर्ड्स नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बाहर में हमने क्या मान लिया, एयर है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, दैट इज 1। ये क्या करेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, नॉर्मल है, इसे आप ले लीजिए ए और इसे कह दीजिए बी, ए बी इंसिडेंट रे है। अब ये क्या करेगा, ये सीधा ना जाते हुए, ऐसे इसको जाना था इधर, लेकिन सीधा ना जाते हुए क्या करेगा, ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड कर गया टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। सब मैं डिटेल लिखूंगा। अब क्या करेगा, एक बार फिर यहां पर भी इस फेस पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो दिस इज द नॉर्मल। ये क्या करेगा, अब रेज आपको इस साइड चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है। डेंसर से अगर कोई रेयरर में पास करता है, पिछले क्लास में मैं बताया था कि तो इट रन्स अवे या डिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां से ये दूर चला गया। अब हम लोग इस तरफ से अगर लेते हैं, मैं उसे डिटेल बताऊंगा बाद में। ए बी का नाम दे दीजिए, बी सी का नाम दे दीजिए, और सी डी का। अब बताइए ए बी क्या है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट इज ए बी सी, this is called refracted ray. And what is CD, this is called emergent ray. What is this, इसका नाम आप दे दीजिए A। आप इसका नाम तो फिर चेंज कर दीजिए, इसका नाम P कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा A दे दीजिए ऊपर में, ये फिक्स वैल्यू होता है PB। A क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। आई क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। आर क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपका पहले जा रहा था सीधा, लेकिन फाइनली निकल गया इसमें, तो ये बेंड कितना कर गया, जाना था इधर, बेंड कर गया इधर। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन एंगल। तो डेल्टा क्या हो गया, डेविएशन एंगल। ये प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ये कौन सा लाइट है, फिक्स लेंथ की है, मतलब 1 रे, 1 कलर हो गया, COLOUR, 1 कलर लाइट। अभी मल्टी कलर व्हाइट नहीं देंगे, अभी हम सिर्फ 1 कलर दिए, तो ये निकल गया हमारे पास। तो डेल्टा आपने देखा, दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, हमने दिखा दिया। अब इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको हायर क्लास में प्रूफ करना है, लेकिन उस फॉर्मूला का यूज जान लीजिए। इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा डेविएशन एंगल मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। इस फॉर्मूला को आपको जानना पड़ेगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जब हम एयर के करीब रहते हैं। ए क्या हो गया, प्रिज्म एंगल। डेल्टा एम, व्हाट इज डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल। अगर इसकी प्रूफ देखना होगा तो उसी ऑप्टिक्स के मेरे अगले कुछ क्लासों में आपका, जब मैं 12th को पढ़ाता रहूंगा, आप उससे उठा के इसकी प्रूफ को चेक कर लेंगे। अभी मैं इसे नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट अब हमारा आ गया कि इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। आपसे मैं पूछता हूं, आप हमें क्लियर बता देंगे, आसानी से बता देंगे। क्वेश्चन यहां पर आपके क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, फाइंड म्यू फॉर प्रिज्म। इसमें कितना पूछ रहा है, आपका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंड डेविएशन एंगल मिनिमम इज आल्सो 60 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको क्या निकालना, फाइंड म्यू है। तो आप इस फॉर्मूला को लीजिए, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन ए की जगह पर कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। यहां पर देखिए ए 60 डिग्री बाई 2। नाउ व्हाट इज इट्स वैल्यू, 60 120 divided by 60, sin 60 equal to √3 by 2 and sin 30 equal to 1 by 2. Answer is √3
1.732. The refractive index of prism is equal to 1.732. Next पॉइंट्स में आ जाइएगा. If A is a small, अगर A की वैल्यू सही हो जाएगा तो साइन A के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, ओनली A. बात को ध्यान दीजिएगा. तो ये फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन दोनों का खत्म हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइडेड बाई A बाई 2. 2 से 2 कट गया, इसलिए म्यू इंटू A इक्वल टू A प्लस डेल्टा M. इसलिए डेविएशन एंगल मिनिमम क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू A. ये फॉर्मूला भी आप लोगों को हॉट है. हॉट मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग है. ये भी क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग है. मतलब परीक्षा में तो नहीं आएगा, लेकिन आप अगर समझ के रखते हैं तो आपकी क्लैरिटी और विजन बहुत स्पष्ट हो जाएगा. ये बात को ध्यान दीजिएगा. म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल. ए क्या है, प्रिज्म एंगल, जो मैंने आपको कई बार लिखते चला गया. ये क्या शो करता है, डेविएशन. कौन सी डेविएशन की बात करता है, ये डेविएशन का किसके बीच एंगल बनता है, डेविएशन एंगल किसके बीच में बनता है, डेविएशन मिनिमम एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे. इंसिडेंट ये वाला हो गया, इमर्जेंट हो गया, दोनों को मिला के डेविएशन एंगल हो गया. नेक्स्ट हो गया. इसका मतलब ये हो गया, आप क्या ये बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कि डेविएशन एंगल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. दिस शोज, क्या शो करता है, दिस शोज डेविएशन डिपेंड्स ऑन म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब क्या हो गया, लार्जर म्यू मीन्स लार्जर डेविएशन. ये आप आसानी से समझ सकते हैं. मतलब क्या हो गया, अगर म्यू ज्यादा होगा तो डेविएशन एंगल ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस टू सिलेबस है. व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. बाय प्रिज्म. आंसर, ये क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर से रिलेटेड. व्हेन व्हाइट लाइट is allowed to pass through a prism. White light gets separated into 7 different colored components, colored lights or components. This is, आप यहाँ पे इसकी फिगर को देखिए. मैं आपको कलरफुल भी थोड़ा कर देता हूँ. ये लाइट आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट है, ये थोड़ा सा आप ले लीजिए. दिस इज कॉल्ड स्लीट. स्लीट का मतलब हो गया एक पतला छेद से लाइट निकल रहा है. यहां पर आने के बाद आपको मैंने फिगर बताया था, ये नॉर्मल हो गया. यहां पर क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बकेगा, ये ऐसे आ गया और बाद में ये झुकता हुआ चला जाएगा. एक कलर हो गया. अब हमने आपको ये बताया कि डेविएशन एंगल, आपको मैंने बताया था डेविएशन एंगल क्या होता था, मिनिमम, दैट इज म्यू माइनस 1a. अब अगर हम ये जानते हैं, बताएंगे भी आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है. तो ये लाइट आपका यहां पर 7 डिफरेंट कलर्स में बन जाएगा. 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. और ये 7 डिफरेंट कलर्स में हो गया. ऐसे लीजिए स्क्रीन, इसी स्क्रीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 7 हो गया. तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में आ गया. हालांकि मैंने रेड बना दिया, लेकिन ये रेड नहीं है, 7 डिफरेंट कलर्स है. ऊपर में कौन सा हो जाएगा, रेड, और नीचे में क्या हो जाएगा, वायोलेट. और ऊपर के नीचे के हिसाब से कैसा सेट हो जाएगा, V, I, B, G,
VIOR, विग्योर कहलाता है। इसका आप सीक्वेंस को याद रखिएगा, VIBGYOR। भी का मतलब हो गया वायोलेट, आई का मतलब हो गया इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज एंड आर का मतलब फाइनली रेड। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में आपका बट गया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाइट लाइट गोज सेपरेटेड इनटू द 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना is called dispersion of light। नेक्स्ट हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, आपके मन में आएगा कि क्यों व्हाइट लाइट प्रिज्म में गया तो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट गया। इसके पहले मैं आपको बताता हूं। अब आइए, रीजन फॉर, क्वेश्चन में लिख देता हूं, रीजंस फॉर डिस्पर्सन, क्यों अलग अलग कलर में बट गया। ये देखिए, आपके लिए इसमें एक बताता है काउची लॉ। काउची लॉ, काउची लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस बी बाई लैम्डा 4, ऐसे करके। ये लैम्डा स्क्वायर है बच्चे लोग, ए एंड बी काउची कांस्टेंट है। काउची कांस्टेंट एक निश्चित वैल्यू होगी, ए का भी और बी का भी, दोनों को हम लोग कहते हैं काउची कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या है, फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यहां पर आप समझिएगा, ये भी हॉट ऑर्डर का HOT है। हॉट मतलब हो गया कि नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, कम से कम 10th लेवल के बुक्स में नहीं मिलेंगे। अब आपके पास इसमें एक जानकारी रखिए, ये भी मैं आपको, यस, यहां पर से आप देखिएगा, लैम्डा is maximum for red color and lambda is minimum for violet। अब देखिए, अगर लैम्डा यहां पर रेड ज्यादा होगा तो परिणाम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द रेड, ये रेड वाला जो होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, वायोलेट, तो वायोलेट हो जाएगा ये मैक्सिमम। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ ऑफ वायोलेट इज मिनिमम। उस लॉजिक से आपने क्या देखा कि वेवलेंथ के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब आप आइए डेविएशन एंगल में। अगर हम डेविएशन एंगल, यहां पर डेविएशन हम रेड अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। और इसी को अगर आप वायोलेट लीजिएगा डेल्टा, तब के तो वायोलेट VIOLET वायोलेट लीजिएगा तो नाउ म्यू भी माइनस 1A। अब बताइए किसका ज्यादा डेविएशन है, म्यू भी का ज्यादा है, क्योंकि वायोलेट का तो हम लोग लिखे थे म्यू भी मैक्सिमम है, तो सबसे ज्यादा कौन सा करेगा, वायोलेट है। तो अब जब यहां से रे पास करता है तो सबका डेविएशन एंगल अलग अलग हो गया, और जैसे ही डेविएशन एंगल अलग अलग होगा तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। सबसे ज्यादा कौन ज्यादा डेविएट करेगा, वायोलेट। ये देखिए वायोलेट सबसे ज्यादा डेविएट किया, और सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड करेगा। तो डिस्पर्सन किसके कारण होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्सन, यहां पर लिखेंगे रीजन, different color of light, different colors of light had different refractive index and different deviation angle। ये आपका सॉलिड आंसर है। अदरवाइज शॉर्ट में भी लोग लिखता है कि लाइट अलग अलग कलर के लिए अलग अलग डेविएशन है, लेकिन दैट इज नॉट द फेयर आंसर। नेक्स्ट पार्ट। तो आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि डिस्पर्सन और डेविएशन में क्या अंतर होता है। डिस्पर्सन का मतलब एक लाइन में फिर से देख लीजिए, डिस्पर्सन का मतलब हो गया व्हाइट लाइट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स।
सिंपल, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और डेविएशन का मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। कभी कभी आपसे यह पूछ सकता है कि दो लेंस के प्रयोग करके कैसे आप डिस्पर्सन को कम कर सकते हैं। हाउ डिस्पर्सन इज फिनिश्ड। आप देखिए क्या कीजिएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चंस हो गया, इसके आंसर्स में आ जाइए। आप एक प्रिज्म को लीजिए और उससे लगा हुआ एक और प्रिज्म को उल्टा करके लगा दीजिए। देयर आर टू डिफरेंट प्रिज्म, ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया, ये म्यू हो गया, ये म्यू डैश हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां से कोई रे आया, वेरी गुड, ये 7 कलर में टूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये थोड़ा सा और यहां पर वैक्यूम है, ये ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ा, उसके बाद ये ऐसे मुड़ गया और ये ऐसे मुड़ गया और ये अब यहां से मुड़ गया और ये ऐसे मुड़ गया। आपने क्या देखा, ध्यान से देखिए, ये व्हाइट कलर का, ये ऊपर में क्या होता है रेड, नीचे में क्या होगा वायोलेट, ये रेड वायोलेट, ये उल्टा लगा हुआ तो क्या करेगा, ये ऊपर की ओर चला गया, तो दिस इज द रेड, दिस इज द वायोलेट, और यहां पर दोनों मिलके एक आ गया। नो डिस्पर्सन विद द हेल्प ऑफ टू प्रिज्म inverted to each other, inverted to each other in close contact। अगर दो प्रिज्म को उलट करके क्लोज कांटेक्ट में रख दें तो ये ऐसा हो सकता है कि यहां भी व्हाइट कलर का रेट आएगा और यहां भी व्हाइट आएगा, दोनों व्हाइट आ जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, 7 डिफरेंट कलर्स में टूटेगा। यहां पर ये भी 7 में टूटेगा, ये पूरा 7 में टूटेगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस आता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग केस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। नंबर 1, व्हाई स्टार्स ट्विंकल। Answer. Twinkle means variation of intensity of light observed by eye। आंख के द्वारा जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो कभी ज्यादा रोशनी लगता है, कभी कम रोशनी, तो वो भूक भूक करता है, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग या ट्विंकल कहते हैं। ये किसके कारण होता है, लिखते हैं, सिंस स्टार्स आर एट डिस्टेंट प्लेस एंड medium is medium of atmosphere has variable density, therefore rays changes its direction leading to twinkle। अब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब डेंसर से रेयर में जा रहा होता है या फिर रेंसर से डेंसर में जा रहा होता है तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मान लीजिए आंख पर अभी एक डायरेक्शन से आ रहा था, तुरंत वहां पर डेंसिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि वेरिएबल होते रहता है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एज डेंसिटी ऑफ मीडियम
at a given place changes with time. अब एक ही जगह पर उसकी डेंसिटी बदल गया तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जब डीप जहां से पूरा थॉरो लाइट आ रहा था उसको बेंड कर देगा, तो वहां पर तो डीप दिखाई देगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। एक और भी क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाई, यहां पर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये भी बहुत अच्छी बात है, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं? तो ये भी दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। ये भी किस कारण से है? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये भी एक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्या कारण होता है ये भी हम लोग स्पष्ट देख लें। क्या कारण होता है ये रिफ्रैक्शन? नंबर 1 पहला कारण हो सकता है। क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। सिंस प्लैनेट्स आर क्लोजर टू स्टार, therefore variation is least as from different parts light seems to come, और यही वजह से ट्विंकल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी ऑब्जर्व अर्ली सनराइज एंड सनसेट। ये देखते हैं आंसर। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप जैसे देखते हैं हम लोग इसे, सपोज कीजिए ये हॉरिजन है, हॉरिजॉन मतलब क्या हो गया? ये अर्थ सरफेस हम ऐसे करके ले लिए, दिस इज द अर्थ सरफेस। अभी मान लीजिए कि सन यहां पर है और हम लोग यहाँ पर हैं, आँख हमारा यहाँ पर है, तो इसको नहीं देख सकता है क्योंकि विजन इसके पास से चला गया। आँख यहाँ पर है, ह्यूमन है यहाँ पर, मैन या ह्यूमन हम लोग जो भी कह लीजिए, और सरफेस से ये सन की पोजीशन, आप ध्यान से देखिएगा, सन की पोजीशन से ये इसको सीधा रे चला जाएगा और ये नहीं देख पाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है। दिस इज द डेंसर मीडियम, मैं यहाँ पर लिख दूँ डेंसर मीडियम। अब क्या हुआ, रे यहां से सीधा निकलना स्टार्ट किया, रे धीरे धीरे ये रे क्या करेगा? ये बेंड करने लगेगा, ड्यू टू बेंड करते करते यहां तक आंख पर पहुंचा, आई। अब ये क्या करेगा? इसको ऊपर दिखाई देगा, एंड हियर इज द सन, वर्चुअल सन। दिस इज द रियल सन एंड दिस इज द वर्चुअल। मतलब क्या हो गया कि आप अगर मॉर्निंग में उठते हैं, सन अभी राइज नहीं किया, राइज का मतलब क्या हो गया? ये एक लेवल है, दिस लेवल इज कॉल्ड हॉरिजन। इसके नीचे रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर रहेगा तो दिखाई देगा। ये देखिए बेंडिंग किया, ये किसके कारण बेंड किया है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लाइट हमेशा बेंड करते करते लाइट, तो दिस इज हो गया सन। उसी तरह से सन सेट पर भी क्या होता है कि वास्तव में वो सेट नहीं करता है और हम लोगों को वो अपीयर करता हुआ दिखाई देता हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये क्वेश्चन हो गया। रेनबो इज आर्क फॉर्मेशन, कलरफुल, in rainy season when sun is present in sky.
सन प्रेजेंट होता है। दिस इज ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन, बी dispersion, and C internal reflection. So there are three different reasons. Explanation. हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इन द स्काई, और सन की पोजिशंस यहां पर हैं। दिस इज सन, रोशनी निकल रहे हैं सन से। ये आपके पास ये आ रहे हैं लाइट, ये थोड़ा बेंड करके यहां से रिफ्लेक्ट करके और एक बार फिर आपके आंखों तक आ गए, यहां पर आपका आंख हो गया। दिस इज द ऑब्जर्वर आई। एक दूसरा ड्रॉपलेट ले लीजिए, एक दूसरी ड्रॉपलेट भी आप ले लीजिए, उसके जस्ट पोजिशन के बगल में एक अदर ड्रॉपलेट्स ले लीजिए। ये क्या है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक बार फिर सन की रोशनी यहां तक भी आएगी, और एक बार फिर ये मुड़ता हुआ यहीं तक आ जाएगा। यह क्या है? दिस इज द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन स्काई। ये आपके पास रेड हो जाएंगे, ये वाले वायोलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी इमेज बनता हुआ, इसे आप ओरिजिन से ले लीजिए। तो दिस एंगल सो फॉर्म इज नॉर्मली 41 डिग्री एंड दिस नॉर्मल 43 डिग्री आपके पास बना। अब इसका नतीजा क्या होगा? यहाँ पर आपको एक कलरफुल आर्क बना हुआ दिखाई देगा, COLOUR, कलरफुल आर्क कॉल्ड रेनबो। यहां पर कितना रिफ्लेक्शंस हो गया इस केस में देखिएगा आप ध्यान से। 1 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या हो गया? हेयर 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अतिरिक्त क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कैसे डिस्पर्सन हो गया? आप देख सकते हैं, एक जगह मैंने यहां पर किसको दिया? रेड दिया, और दूसरे में वायलेट है। इसके बीच में 7 कलर आ जाएंगे, और इसी 7 कलर का इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? रेनबो 7 डिफरेंट कलर्स के हो जाएंगे। रेनबो ऑफ 7 कलर्स एंड दिस इज ड्यू टू डिस्पर्सन। तो ये रेनबो का भी फॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एक नया टॉपिक कंसल्ट करते हुए हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light passes through the medium, when light passes through medium of air, it deflected from its original path. This is called a scattering of light. इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मतलब कोई लाइट पास कर रहा है, किसी चीज से टकराया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। बट एक्चुअली मीडियम absorbs the light first and
redistributes in different direction. ये आपका सिंपल हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके आगे रेलिक्स, एक्सप्लेनेशन। क्या रेलिक्स, रेलिक्स कौन थे? साइंटिस्ट थे और उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। क्या बताएं? व्हेन साइज ऑफ द मीडियम पार्टिकल is smaller than the wavelength of light, wavelength symbol lambda of light, light gets scattered, light gets scattered such that intensity of a scattered light, such that intensity of a scattered light, small I हम लोग कैपिटल I ले ले, is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. Inversely proportional to fourth power of its wavelength. अब आप ध्यान से देखिए, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? लैम्डा रेड मैक्सिमम वेवलेंथ। लाल कलर के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होते हैं, और उसी हिसाब से कहा जाए तो वायोलेट और लैम्डा ब्लू हैज लीस्ट वेवलेंथ। ब्लू ले लीजिए या वायोलेट ले लीजिए, वायोलेट कम मात्रा में पाया जाता है, ब्लू ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मैंने दोनों को दिया। अब आप बताइए सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन करेगा? क्योंकि जिसके पास वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज्यादा करेगा। देयरफॉर ब्लू लाइट scattered most and red scattered least। ये आपका रेलिक्स का बोला। नेक्स्ट, रेलिक्स ने ये भी बताया कि इफ साइज ऑफ मीडियम, हम लोग उसे ए ले लें, स्कैटर्ड लाइट, यहां पर भी हम लोग लिख सकते थे साइज ऑफ द पार्टिकल को, पार्टिकल साइज, मीडियम पार्टिकल इज साइज, हाँ यस, मीडियम पार्टिकल साइज को आप यहां पर स्मॉल ए ले लीजिए। तो इस केस में क्या था? ए इज ए वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। ये केस था, आपने अभी मिटाया नहीं, वहां से नोट कर लीजिए। यहां पर क्या कहता है? इफ साइज ए इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ, देन नो स्कैटरिंग और नो स्कैटरिंग का मतलब हो गया, और नो स्पेसिफिक स्कैटरिंग, नो स्पेसिफिक, कोई कलर पर नहीं डिपेंड करेगा, नो स्पेसिफिक स्कैटरिंग, और ऑल कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं हो जाएगा। तो कब आपका इंपॉर्टेंस रहेगा? जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई स्काई एपियर्स ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम एंड, अब इसी क्वेश्चन हो गया। आंसर, अकॉर्डिंग टू रेलिक्स
intensity of scattering is, since wavelength of blue color is least, it is scattered most in all directions. It is scattered or deflected in all direction in larger proportion. And sky appears blue as blue light from different direction come to our eyes. Clear answer. Next question. Why sun appears red during sunrise and sunset? ये भी important question sir. This is question. Answer. Sun is near horizon during its rise and set, and sun ray has to cover large distance during this period to reach to observer. ये फिगर से आप समझिए, बेहतर ढंग से आप समझिएगा। ये आपके पास मैं सन देता हूं और यहां से रोशनी निकल रही है। यहां पर आपके पास ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर। ये काफी दूरी पर है। यहां से जो रोशनी निकल रही है डिफरेंट पार्टिकल से हो रहे हैं और ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रेज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये पार्टिकल से है, एंड स्कैटरिंग टेकिंग प्लेस, स्कैटरिंग टेकिंग प्लेस। यहां भी होगा, स्कैटरिंग लेगा, बहुत सारी ज़्यादा, हर जगह पर आपका स्कैटरिंग ले रहा है। इस तरह से आपके पास कई जगह स्कैटरिंग ले रहे हैं। अब स्कैटर्ड सबसे ज्यादा कौन करता है? ब्लू कलर। तो यहां पर लिखेंगे ब्लू कलर स्कैटर्ड मोस्ट। तो क्या हो गया? ब्लू कलर तो छितरा गया, चारों दिशाओं में बढ़ गया। तो कौन सा कलर नहीं स्कैटर्ड होता है? सी दिस इज रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड। and reaches to observer. And hence appears red. आप देख सकते हैं इसके कारण वो रेड दिखाई देगा। डे टाइम में क्या होता है? आप डे टाइम में देखिए, ये सन डे टाइम में सन किधर होता है? आपके ठीक हेड के ऊपर होते हैं डे टाइम में। और ये देखिए आंख तक में आ रहे हैं रोशनी। ये मैक्सिमम स्कैटर्ड हुआ है, यहां पर भी मैक्सिमम स्कैटर्ड हुआ है। ये ब्लू कलर क्या हुआ? यहां पर भी मैक्सिमम स्कैटर्ड है, मैक्सिमम स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो चारों तरफ से आपको कौन सा स्कैटर्ड हुआ है? मैक्सिमम तो ब्लू कलर ही है। तो स्काई कैसा आपको दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर स्काई।
ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहां भी देख सकते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग, यहां स्कैटर करके क्या हुआ, सभी ब्लू कलर चारों तरफ छितरा गया। कौन स्कैटर्ड नहीं करेगा, लैम्डा। क्यों स्कैटर्ड होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ का 4। आप देख सकते हैं लैम्डा रेड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी स्कैटर्ड क्या होगा, यहां पर का ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो ये क्या होगा, सबसे कम होगा और सबसे कम इंटेंसिटी स्कैटर्ड करेगा। ये क्या है, स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड। तो ये सब स्कैटर्ड कर गया और रेड कलर अनस्कैटर्ड हो गया, रेड कलर लिस्ट और अनस्कैटर्ड हो गया। दैट इज आंसर। नेक्स्ट, कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाई स्काई appears white during cloudy season। क्लाउडी मतलब कि जब बरसात के समय में आता है और बादल घिरे रहते हैं, उस समय ये आपको कुछ व्हाइट कलर का दिखता है। इसके आंसर्स क्या होंगे, ड्यूरिंग रेनी सीजन, water droplets are formed and dust deposit over it। Size of particle A is a many times great wavelength and scattering equally takes place, for all colors and sky appears white। ये भी आपके पास आसानी से क्वेश्चन समझ गया। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी पूछता आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये भी स्कैटरिंग के फिनोमेना। आपसे एक क्वेश्चन पूछता, व्हाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर साइन। क्या आप समझते होंगे, सपोज कीजिए ये कोई रेड कलर है, दिस इज द रेड कलर हो गया और ये रेड कलर आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज लार्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, लैम्डा का पावर 4। अगर ये वेवलेंथ लार्ज है तो स्कैटरिंग का कम होगा, आई स्कैटर्ड इज मिनिमम, मतलब ये चारों दिशाओं में कम से कम बटेगा एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी reaches to observer at large distance। मतलब रेड कलर बहुत दूर तक कवर कर लेगा और दूसरे कलर के साथ क्या होगा, मान लीजिए यहां तक भी है तो भी इसको दिखाई देगा, और दूसरा कलर देखेंगे तो क्या होगा, सोचिए मान लीजिए ब्लू कलर का आपने सिग्नल बना दिया, ग्रीन कलर का बना दिया, तो वो इतना ज्यादा स्कैटर्ड करके उसे आसमान में बांट देगा कि ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा नहीं और ये सिग्नल दिखाई भी नहीं देगा। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज का प्रयोग को कंबाइन कर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, इसके आंसर भी देखते हैं हम लोग। आंसर्स, हालांकि इसकी डिटेल आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। इसके कॉम्बिनेशन बता दें, कंबाइंड लेंथ इज यूज्ड, कंबाइंड लेंस आर यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोप बनाने में होता है, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
for example binocular, and to minimize a spherical aberration defect, स्फेरिकल एवरेशन डिफेक्ट का मतलब होता है कलरफुल डिस्पर्सन ऑफ इमेज। ये भी आपको सीनियर क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। जब भी आपको कोई सीनियर चीज का देखना हो और डिटेलिंग देखना हो तो आप क्या करेंगे, मेरे ही नेक्स्ट पोर्शन में आप चले जाएंगे, आप खोज लीजिएगा डिफरेंट वीडियोस में कहां पर मैं 12th की पोर्शन को पढ़ा रहा हूं, उसमें से आप स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले ही बता देना चाहिए था, अभी मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसर मीडियम। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मैं किसको कहता हूं, क्वेश्चन हो गया, आंसर्स में आ गया। इफ refractive index is larger compared to other medium, then medium with large refractive index is optically denser and medium with a small refractive index is optically rarer. However, this does not depend upon actual density of medium. इसका क्या मतलब हो गया, मैं आपको बताता हूं। पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और वायल ले लीजिए, खास करके बहुत सारे ठीक डेंसर वायल्स को ले लीजिए। अब डेंसर वायल ऑप्टिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। डेंसर जो हमारे पास वायल होते हैं ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, और वाटर क्या होते हैं, ऑप्टिकली रेयर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है, वायल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत कम होता है। तो किसी का डेंसिटी बढ़ जाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का मतलब क्या हो गया, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से मैं आपको ये कवर कह सकता हूँ कि मैंने पूरा कवर कर लिया है 10th की ऑप्टिक्स को पार्ट के। और हाँ, मैंने इसमें हॉट पोर्शंस को भी कवर किया है, जहां पर आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा एज लेते हुए दूसरों से आपको आगे रखती है। मैं फिर आपके सामने आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कवरिंग द 10th सिलेबस। वहां भी मैं हॉट पोर्शन को कवर कर लूंगा ताकि आपके पास एक्स्ट्रा एज मिले अवर अदर स्टूडेंट। तब तक के लिए आप खुद से पढ़ाई कीजिए, और हाँ, जो लोग नए वीडियो इसे देख रहे हैं वो आप कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप मेरे हर एक वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।